देखना, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखो, तीन नाम से नहीं जाना जाता है इसको। वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक बेटा जो है उसमें वियोजन अभिक्रिया दिया है या अपघटन अभिक्रिया दिया है। तो तीसरा नंबर का जो बेटा रासायनिक अभिक्रिया जो है उसको वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो बेटा जो अभिक्रिया जो होती है वो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट एकदम उल्टा होती है। संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक आपस में न मिल करके या आपस में संयोग करके एकल उत्पाद या एक उत्पाद का निर्माण करते थे उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोलते थे। यहाँ पे वियोजन जो अभिक्रिया है इसमें बेटा एक अभिकारक जो होगा वो टूट करके अथवा वियोजित हो करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया हम बोलेंगे। तो ये जो है ये अभिकारक कितने रहेंगे, अभिकारक एक रहेंगे और जो उत्पाद जो बनेगा बेटा तो अभिकारक इसमें जैसे कहना टूटेंगे, तो एक अभिकारक जो होगा वो टूट करके कितने दो उत्पाद बनाएगा और नहीं तो तीन उत्पाद बनाएगा। मोस्टली मतलब यही सही है। तो वियोजन अभिक्रिया का देखें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूट करके अथवा वियोजित हो करके दो या दो से अधिक उत्पाद का बेटा निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, लिखना, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूट करके या वियोजित हो करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है मैं बार बार मैं बोल रहा हूं कि संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। एक अभिकारक बेटा टूटेगा, दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करेगा। इसका उदाहरण अगर जो देखा जाए, इसका जो उदाहरण हम लेकर के चलेंगे वो जस्ट लाइक एनसीईआरटी का किताब को लेकर के चलेंगे। तो फर्स्ट इसका अगर हम उदाहरण देखें तो वह है फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट है। और यह फेरस सल्फेट बेटा जब इसको उष्मा दिया जाएगा तो यह फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, उसके बाद SO2 बनाएगा और SO3 बनाएगा। यहाँ पे ना 2 आयरन है तो यह कैसे इसको बैलेंस करना है। ये जो फेरिक जो ऑक्साइड जो बेटा है यह ठोस होता है और ये दोनों जो है वो क्या है, गैस। तो ये फेरस सल्फेट बेटा ये अभिकारक है और तुम लोग देख रहे हो कि इस फेरस सल्फेट को उष्मा या ऊर्जा जब दिया जा रहा है तो यह बेटा टूट करके और क्या क्या बना ले रहा है, फेरिक ऑक्साइड बना ले रहा है। इसको फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। फेरिक ऑक्साइड बना ले रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना ले रहा है और उसका क्या बना ले रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना ले रहा है। ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों क्या है, गैस है और ये दोनों फेरिक जो ऑक्साइड जो है वो क्या है, ठोस है। सेकंड जो उदाहरण जो लेकर के बेटा चलेंगे वो मोस्ट कॉमन है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बेटा जब उष्मा या ऊर्जा जब ये पाता है या ताप पाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 गैस में ना ये वियोजित हो जाता है या टूट जाता है। इसमें भी आप लोग देखेंगे तो अभिकारक कितने हैं, केवल एक अभिकारक है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उष्मा या ताप या जो भी ऊर्जा कह लीजिए उसको पा करके बेटा एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट जा रहा है
और टूट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना ले रहा है, और उसके बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ले रहा है। तो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, एक, और उत्पाद कितना बना, दो। तो इसका वियोजन यहाँ चाहिए, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, इसी से तो बन रहा है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला जो देखा जाए वह होता है लेड नाइट्रेट। अगला जो होता है वह होता है लेड नाइट्रेट। और ये लेड नाइट्रेट जो बेटा जो होता है वह लेड ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। और यह एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये उदाहरण है, और ये भी उष्मा बेटा इसको दिया जाएगा, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया जब तक उष्मा या ऊर्जा पाएगा नहीं तब तक वियोजन अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए कहीं न कहीं से ना ऊर्जा की जरूरत चाहिए या उष्मा की जरूरत चाहिए। तो यहाँ आप लोग देखिएगा जो लेड जो नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट वो उष्मा द्वारा वियोजित होकर के और उसके बाद लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और उसके बाद क्या बना रही है, ऑक्सीजन गैस बना रही है। और अच्छे अच्छे कंपटीशन में देता है कि ऑक्सीजन गैस निम्न में से किसके द्वारा बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि ये हमको लग रहा है कि नीट में भी बेटा ये पेपर में, नीट के पेपर में भी एक बार आ गया था ऑब्जेक्टिव में ना, कि ऑक्सीजन निम्न में से ना किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो यही जैसे का ऑप्शन था। तो ऑक्सीजन गैस बनाने का ये बहुत अच्छा खासा बेटा ये विधि है, जिसका मतलब हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बेटा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस जो होता है ना, ये बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इस अभिक्रिया में भूरे रंग के धुएं के साथ बेटा बाहर निकलता है। भूरे रंग का बेटा क्या उत्पन्न करता है, धुआं उत्पन्न करता है। थोड़ा सा हम इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। भूरे रंग का बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का क्या प्राप्त होता है, धुआं प्राप्त होता है। यदि इस अभिक्रिया में भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का क्या प्राप्त होता है, धुआं प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये तीन जो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जो वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और इन तीनों अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद बेटा दो तीन मतलब अभिक्रियाएं ये भी हैं, जैसे कि अगर AgCl के बारे में बात किया जाए, यह बेटा इसको जब ताप मिलता है तो ये टूट जाता है, 2Ag और Cl2 मिला टूट जाता है। बातें समझ में आ रही है। और उसके बाद इसी का मित्र है 2AgBr, ये भी जब ताप मिलता है तो ये भी सिल्वर में और क्लोरीन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया का बेटा प्रयोग जो होता है मोस्टली इस अभिक्रिया का, सबसे पहले इस अभिक्रिया का मतलब देखा जाएगा, बस समझा गया। और उसके बाद अगर ये अभिक्रिया नहीं दिया रहेगा तो इस अभिक्रिया को देखा जाएगा। ये जो अभिक्रिया जो है, ये वाली नीचे वाली जो अभिक्रिया है, इसका प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इतना मालूम है ना। यहाँ पे देखना बेटा, ये सॉरी ये गलती है, ये Br है तो ये Br2 हो जाएगा। तो इसका प्रयोग जो है बेटा, ये नीचे वाली अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करेंगे। और अगर जो ये नीचे वाली अभिक्रिया न दिया रहे तो अगर जो ये पूछे कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे, तो ऊपर वाली अभिक्रिया को मारिएगा। लेकिन फर्स्ट आप अगर ये देखा जाए तो कौन होगा, नीचे वाली अभिक्रिया होगी। तो इसमें वियोजन अभिक्रिया में देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया को चलाने के लिए, चाहे करने के लिए, अच्छा वियोजन अभिक्रिया होने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, ऊर्जा की जरूरत है, उष्मा की जरूरत पड़ रही है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया।
तो एक तरह से ना वियोजन एकदम कहा गया है, जिसका नाम होता है उष्मीय वियोजन। यानी वह वियोजन अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया, अच्छा वे वियोजन अभिक्रिया, वे वियोजन अभिक्रिया जिनको जिनको प्रारंभ करने के लिए, जिनको प्रारंभ करने के लिए उष्मा की जरूरत होती है या उष्मा की जरूरत पड़ती है, या उष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो क्या आप लोग लिखे, वे वियोजन अभिक्रिया जिनको होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और बेटा ये जितने भी मतलब रिएक्शन जो दिया गया है, ये पांचों जो उदाहरण जो दिए गए हैं उसमें किसी न किसी रूप में ना ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। तो ये पांचों अभिक्रिया तो वियोजन अभिक्रिया हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जो देखा जाए तो कौन सा अभिक्रिया बेटा है, उष्मीय वियोजन। ये बातें समझ आ गई? चलो ठीक है, लिख लो। जो 4th नंबर का जो बेटा जो रिएक्शन है वह है उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ना, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो तथा हाइड्रोजन बाहर निकलते हो उसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एनसीईआरटी की किताब में चूंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं लिखी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया लिखी है, तो यही एकदम पूछेगा। इतना बातें मतलब समझ में आना चाहिए। तो एक्चुअली उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, प्लस का साइन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है और निगेटिव साइन का मतलब क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। बेटा निगेटिव और पॉजिटिव मतलब है, ये तो पॉजिटिव समझ में आ रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड मत समझ लेना, बंद मत समझ लेना, ये माइनस का साइन है। इन दोनों में से ना कोई एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। किसी किसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम लोग ये देखते हैं कि हाइड्रोजन उसमें जुड़ता भी है, सॉरी ऑक्सीजन उसमें जुड़ता भी है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता भी है। किसी किसी उपचयन अभिक्रिया में या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा भी। और किसी किसी अभिक्रिया में देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जितनी है उतनी ही रहती है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और कभी कभी ये हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की संख्या है उतनी ही ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन उसमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो तीनों तरीके से ना होता है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। एक मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बात किया जाए तो उसमें एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और साथ में ये हाइड्रोजन क्या होंगे, निकलेंगे। दूसरा बात कहा जाए इन दोनों में से ना कोई एक होगा, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। और तीसरा जो होता है उसमें ऑक्सीजन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन उसमें से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये तीन तरीके से ना होता है, लेकिन हमको तो चूंकि हाई स्कूल के लेवल से ना पढ़ना है, तो जो हाई स्कूल के किताब में जो दिया है उसी को हम लेकर के चलेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ना क्या हम लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं, लिखना वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
और इसमें बेटा थोड़ा सा तन देख लेना, कुछ डिटेल ही चलेगा। जैसे एक्चुअली आप लोगों का कार्बनिक रसायन में दिया है, कार्बनिक रसायन में आप लोगों को दिया है कि अम्लयनों को, इसको अम्लीय माध्यम में दे दिया है, ये बेटा होते हैं ऑक्सीकारक। और दूसरा जो दिया है वो दिया है K2Cr2O7 और ये अम्लीय माध्यम में H+, यानी जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये अम्लीय माध्यम में बेटा इसकी उपस्थिति में क्रियाएं होंगी और ये दोनों जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों को बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। यानी जब भी ये होंगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण क्रिया करवाएंगे। तो ये बेटा ये ऑक्सीकरण क्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बेटा क्या कहा जाता है, इसको ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो कभी कभी एक्चुअली ऐसे देता है कि ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, तो तुम लोग यही समझ जाना कि जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन देता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट बेटा होता है, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 का बेटा क्या नाम होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। ये दोनों बेटा क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी ऑक्सीकारक उसको कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बेटा क्या चीज देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देते हो, ऑक्सीजन। चलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन देते। तो ऑक्सीकारक बेटा किसको कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या देते हो, ऑक्सीजन देते हो। तो ऑक्सीकारक कोई पूछे किसको कहेंगे, ऑक्सीकारक का उदाहरण दे दीजिए, तो कि ऑक्सीकारक का उदाहरण दे दीजिएगा। और ये दोनों बेटा जो होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक यानी किसी भी अल्कोहल को बेटा वो सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं। और किसी भी अल्कोहल के बारे में बात ना किया जाए, मोस्टली प्राथमिक जो अल्कोहल होते हैं उसको किस में बदल देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं। तो एक आप लोग नोट जैसे कहना लिख लीजिएगा कि जहां कहीं भी CH2OH रहेगा, इसकी उपस्थिति में ना इन दोनों में से ना कोई ऑक्सीकारक रहे, इन दोनों में से ना बेटा, इन दोनों में से ना कोई ऑक्सीकारक हो सकता है, इतना ग्रुप जो बेटा होगा वो COOH बना लेगा। क्या बना लेगा, COOH बना लेगा। हम पूरा कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दोनों लेकर के बेटा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हम चल रहे हैं। तो जब भी ये दो चीजें रहेंगे तो जो CH2OH ग्रुप जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, COOH में। यानी अगर जो कहा जाए, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि एथिल अल्कोहल है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद सिंगल बॉन्ड OH, और इसको अगर जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में बेटा जब रिएक्शन कराएंगे तो इतना ग्रुप किस में बदल जाएगा, COOH में बदल जाएगा। बचा क्या, CH3। तो CH3 बेटा ये हम ऐसे लिख लेंगे। ये क्या है, एथिल अल्कोहल से बेटा इसमें क्या बना, एथिल अल्कोहल से हम क्या बनाए, एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल से क्या बनाए, एसिटिक अम्ल हम बना दिए। अब इसमें देखना ये किस प्रकार का बेटा ये ऑक्सीकरण क्रिया है या उच्चयन क्रिया है। ये इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हुई है और हाइड्रोजन निकला भी है। इस प्रकार का बेटा एक ऑक्सीकरण क्रिया है। जैसे कि ना तुम लोग देखो, इधर पहले ऑक्सीजन काउंटिंग करो कितना है, एक ऑक्सीजन है, और इधर तो कितना ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन। तो इसमें जब तक ऑक्सीजन जुड़ता नहीं तब तक दो कहां से होता, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। अच्छा, हाइड्रोजन टोटल गिन लो, तो हाइड्रोजन इधर गिनोगे तो कितना है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन। और इधर तो कितना हाइड्रोजन है, बोलो 4। तो 4 ये पहले बताइए, 6 हाइड्रोजन इधर है और 4 हाइड्रोजन इधर है। तो जब तक इसमें से हाइड्रोजन निकला नहीं होगा तब तक कहां से ना 4 हुआ है, यानी कितने हाइड्रोजन निकले हैं, 2 हाइड्रोजन निकले हैं। तो इस प्रकार का बेटा ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन बेटा जुड़ा है और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन तो क्या हुआ, निकला है। ये इस प्रकार का बेटा
अपचयन अभिक्रिया, सॉरी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दोनों साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और हाइड्रोजन निकल भी रहा है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये ऑक्सीकारक दोनों है। जहां कहीं भी बेटा CH2OH ग्रुप लगेगा वो किस में बदल जाएगा, COOH में। अब ये देखना है CH2OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको तो वैसे मतलब यहाँ पे उतार लेना है, तो इसको नोट कर लो। और इसके मतलब उदाहरण देखते हैं। जैसे NCERT में उदाहरण बेटा दिया है, कॉपर दिया है और इसका तो ऑक्सीजन से क्रिया किया है और कॉपर ऑक्साइड बनाया है। तो ये जो कॉपर जो ऑक्साइड जो बेटा है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पे जब आप लोग देखेंगे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर देखेंगे तो कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो पहले बताइए कि इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन इधर तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन कॉपर से ना जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो इसको क्या कॉपर के यहाँ पे कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना ले रहा है। तो ये पहले बताइए कि कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है इसमें कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और इधर दोनों शुरू में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं था। तो ये पहले बताइए इसमें क्या हम कहेंगे कि कॉपर के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कॉपर के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो कॉपर का बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया हुई है। तो कॉपर का बेटा क्या चीज हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया हुई है। दूसरी बात बेटा, कॉपर ऑक्साइड जो बनता है ना, कॉपर ऑक्साइड बनता है तो कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर के ऊपर चढ़ जाती है। कौन सी परत होती है, काली परत, काली परत बेटा चढ़ जाती है, किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर बेटा चढ़ जाती है। और वो परत किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। कॉपर के ऊपर बेटा किसकी परत चढ़ जाती है, कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो कि किस कलर की, किस रंग की होती है, काली रंग की होती है, ठीक है ना। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो बेटा है वो काली परत है और किसके ऊपर चढ़ रही है, इस कॉपर के ऊपर चढ़ जा रही है। दूसरा अगर जो देखा जाए, इस जो कॉपर जो बेटा जो ऑक्साइड जो होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो ये तो कॉपर और प्लस H2O बना देता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो इस कॉपर और इस कॉपर से ना बेटा आप लोग तुलना करिए तो इस कॉपर और इस कॉपर में आप लोग देखेंगे तो इस कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और इधर तो ऑक्सीजन नहीं है। इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, इसके जस्ट उल्टा अपचयन अभिक्रिया चलता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें से ऑक्सीजन निकलते हो तथा हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता हो, उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ ऑक्सीजन बेटा इसमें इस कॉपर ऑक्साइड में और कॉपर से तुलना किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसमें से ऑक्सीजन बेटा निकल गया। और जब ऑक्सीजन जब निकल गया तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। इस हाइड्रोजन का बेटा तुलना किया जाए और जल से तुलना किया जाए तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस करिएगा, इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर अगर जो देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि इस हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये कौन सा क्रिया कहलाएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो ये क्या चीज है, ये उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण है, ये उपचयन अभिक्रिया बेटा हो रही है। तो यहां अगर जो देखा जाए तो इस वाले अभिक्रिया में बेटा CuO का क्या हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का बेटा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Cu का उपचयन हो रहा है तो ये Cu बना ले रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है तो बेटा ये क्या बना ले रहा है, जल बना ले रहा है। ये बातें समझ में आ गई।
उसके बाद तीसरा अगर जो देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड है और एक कॉपर है, और ये तो बनाता है जिंक और प्लस बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अब इस जिंक और इस जिंक में ना आप तुलना करिए, आप लोग बता सकते हैं इस जिंक और इस जिंक में ना तुलना करिए तो जिंक ऑक्साइड का क्या यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इसमें क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन क्रिया इसमें हुई है। और इस कार्बन का तुलना करिए कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो इसमें क्या होगा, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, यानी कार्बन में क्या ऐड हो रहा है, क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए। इसका एक उदाहरण और बेटा देख लेना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, वह है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, और ये HCl से बेटा क्रिया किया है और यह बनाया है मैंगनीज डाइक्लोराइड। उसके बाद बेटा बनाया है H2O बनाया है और Cl2 बनाया है। इसमें अगर जो आप लोग तुलना करिए, Mn यहाँ पर भी है, Mn यहाँ पर भी, तो हम तुलना इसका Mn का Mn से तुलना करेंगे। और जल को बेटा नहीं इसमें से लेना है, जल को कतई मतलब नहीं लेंगे, और जो जल के अलावा कोई दूसरा ऐसा मतलब यौगिक या और मतलब हो तो जल को छोड़ देते हैं। यानी Cl यहाँ पर है तो Cl यहाँ पे है, तो इसको तो हम इससे कंपेयर करो। थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक Mn के साथ मैंगनीज के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से क्या हो गई, निकल गई, तो अपचयन क्रिया हुआ है। और यहाँ पे जो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बेटा है वो क्या बना ले रहा है, क्लोरीन बना ले रहा है। तो एक का जब अपचयन क्रिया हो गई है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो क्लोरीन जो बना रहा है उसका कौन सा क्रिया होगा, उपचयन या क्या ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। तो ये कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जल को छोड़ देंगे, जल के अलावा अगर जो कोई दूसरा यौगिक का चयन और दिया रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ना अब जाके बेटा बातें अगर जो हो गई तो एक्चुअली ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ लिए, और नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया, जो कि जिसका जस्ट उल्टा होता है, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।